नमस्कार, मैं प्रभात कुमार विश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवली ऑनलाइन क्लास में अपने सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो सभी बच्चे ध्यान दें, आप लोगों की बोर्ड की परीक्षा गृह परीक्षा जो है बहुत ही करीब आ गई है और बिना परिश्रम के तो पास होना बहुत मुश्किल है। ये कहेंगे हम आपसे कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित पास हो जाएंगे, और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हम बिना मेहनत करके पास होंगे तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो सभी बच्चों से एक तो ये मैं कहूँगा कि आप जो हम वीडियो आपके लिए ऑनलाइन शेयर कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो उन वीडियो को आप निश्चित तौर से देखते रहिए। ठीक है, आप उन वीडियो को निश्चित तौर पर देखते रहिए। और रही क्लास की बात, तो कुछ मेरी व्यक्तिगत समस्याएं भी हैं जो मैं क्लास में नहीं आ पा रहा हूँ, है ना। स्वास्थ्य खराब था। अभी आपके एग्जाम कब से हैं? 9 तारीख से, और आज 28 तारीख है। ठीक है, 29 और इसके बाद जो है ना 28 का महीना होगा मेरे ख्याल से। कितने 28 का महीना होगा, 9 दिन रहेंगे केवल, और 9 दिन आपके लिए बहुत कम पीरियड है ना। इस पीरियड में आपको, यानी हमने समांतर माध्यम शुरू प्रारंभ करा, जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उनको मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, सबसे पहली बात यह है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, अर्थशास्त्र में वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन, यानी क्या बोलेंगे इसका पूरा नाम? ठीक है, तो आपको ये मतलब समझ लेना चाहिए। दूसरा, पाठक की पुस्तक का क्या नाम है? एक तो इंडस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स है, औद्योगिक अर्थशास्त्र, और दूसरा है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना, अर्थशास्त्र के सिद्धांत। दोनों पुस्तक है। इनका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और अगर आपको और विस्तार से देखना है तो वीडियो देख लीजिए। बिंगो की पुस्तक का नाम क्या है? वेल्फेयर इकोनॉमिक्स। रॉबिन्स की पुस्तक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। हो गया मार्शल की परिभाषा। ठीक है, ठीक है। और रॉबिन्स की पुस्तक है आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध, एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। आर्थिक विज्ञान की प्रकृति एवं महत्व पर एक निबंध, तो इसको याद कर लीजिए। फिर आपके लिए है यानी सांख्यिकी, यानी कहना चाहिए एक वचन में सांख्यिकी का क्या अभिप्राय है? एक वचन में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, एक वचन में सांख्यिकी का क्या अभिप्राय है? एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय सांख्यिकी विज्ञान से। जैसे पुस्तक है, एक वचन है, पुस्तक है ना, एक वचन, तो सांख्यिकी विज्ञान से। ठीक है, और बहुवचन में सांख्यिकी का क्या अभिप्राय है? समंकों से है। समंक तो बहुत सारे होते हैं ना, बहु होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो समंकों से होता है, समंकों से होता है। अच्छा, बाउले की परिभाषाएं हैं बहुत सारी। सांख्यिकी गणना का विज्ञान है बाउले,
एजी बाउल सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। सांख्यिकी संपूर्ण व्यवस्था यानी सांख्यिकी वह विज्ञान है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक मानकर, संपूर्ण व्यवस्था को एक मानकर सभी रूपों में उसका मापन करती है, गणना करती है। सांख्यिकी को औसतों का विज्ञान कहा जा सकता है। तीन परिभाषा गौर देखी है। अच्छा, मैं आपको बता दूं हॉरेस सेक्रेस्ट की परिभाषा, सांख्यिकी की हॉरेस सेक्रेस्ट की परिभाषा आपकी परीक्षा में आने वाली है, ठीक है। हॉरेस सेक्रेस्ट की जो परिभाषा है वो आपके एग्जाम में आने वाली है ना। हॉरेस सेक्रेस्ट की परिभाषा आपके एग्जाम में आने वाली है। तथ्यों के समूह होते हैं सांख्यिकी, तथ्यों के समूह होते हैं जो पर्याप्त सीमा तक एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, जिन्हें एक दूसरे से संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिन्हें एक निश्चित प्रकार की शुद्धता के अनुसार अनुमानित या परिकलित किया जाता है। ये विशेषता है सांख्यिकी की। हॉरेस सेक्रेस्ट की परिभाषा की पढ़ाया है, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर याद नहीं करेंगे तो एग्जाम में नहीं लिख पाएंगे। तो हॉरेस सेक्रेस्ट की जो परिभाषा है उस परिभाषा की विशेषताएं आपको याद करनी है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे जो है आंकड़े, तथ्य, समंक, समंकों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं समंक? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होता है प्राथमिक समंक और एक होता है द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक समंक वे समंक होते हैं जिन्हें अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने प्रयास से संग्रहित करता है। जैसे मुझे किसी से आंकड़े चाहिए तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, ठीक है, या किसी को भेजना पड़ेगा। तो प्राथमिक समंक जो पहली बार एकत्रित किए जा रहे हैं, जो पहले से अस्तित्व में नहीं होते, ऐसे समंक प्राथमिक समंक कहलाते हैं। और द्वितीयक समंक वे समंक होते हैं जो पूर्व में ही किसी दूसरे के द्वारा संकलित किए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं, एकत्रित किए गए हैं। देखिए तीन शब्द बोले मैंने, संकलित, एकत्रित, है ना, और एक शब्द और बोला संगठित किए गए। तो मतलब ऐसे समंक हम क्या करेंगे, हमने तो उस व्यक्ति के पास जाना है, उस संस्था के पास जाना है जिसके पास वो समंक हैं, और उससे वो समंक प्राप्त कर लेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, कोई व्यक्ति एक बाइक खरीदता है शोरूम से, तो वो बाइक उसके लिए फर्स्ट हैंड है यानी प्राथमिक है। और कभी वो बाइक 2-4 साल चला लेता है या नहीं भी चलाता, 6 महीने चलाता है, और उसके बाद हम उसके पास जाते हैं, उससे वो बाइक खरीद लेते, तो हमारे लिए चाहिए, समझ गए ना। तो जो प्राथमिक समंक हैं वो हमने स्वयं इकट्ठे किए हैं, और उनको ये वो पहले से अस्तित्व में थे, ये मौलिक होते हैं, इन पर व्यय ज़्यादा होता है, खर्च ज़्यादा होता है, इन पे समय ज़्यादा लगाना पड़ता है एकत्रित करने के लिए। ऐसे थोड़ा हवा में थोड़ा हो जाएंगे। अगर मान लो दिल्ली से, एक दिल्ली गाँव से ही हमें अंक इकट्ठे करने हों, गाँव में जाना है, घर घर जाना है, उनसे पूछना है परिवार के सदस्यों की संख्या, आयु, है ना, कितना पढ़ा लिखे हैं, एजुकेशन, व्यवसाय क्या करते हैं, कौन कौन व्यवसाय कितना करता है ना, वो सब बातें पूछनी है। घर में जो आपका कृषि होता है, पशु हैं, कितने पशु हैं, क्या, मतलब इस तरह के सैकड़ों डाटा हो सकता है। आपकी जन्म तिथि हो सकती है, आपके मोबाइल नंबर हो सकते हैं, जो हमको चाहिए, है ना। अभी जनगणना वाले आएंगे आपके गाँव में, आएंगे जनगणना वाले, आपका पूरा ब्यौरा लिख के ले जाते हैं, आधार कार्ड भी लिख के ले जाते हैं, है ना, मोबाइल नंबर भी ले जाएंगे, आपका नाम, पिता का नाम, है ना, माता का नाम, सब कुछ, है ना, काउंटिंग कर रहे हैं। आपके एजुकेशन, आपका व्यवसाय, आपकी मासिक इनकम वगैरह वगैरह। एक जब जनसंख्या के आंकड़े एकत्रित होते हैं तो उसके साथ जो कैलेंडर सूचनाएं आपसे एकत्रित कर जाती है। ऐसे आंकड़े कहिए कि एक व्यक्तिगत अनुसंधान करता है, जैसे कि मैं या आप में से कोई एक, वो बहुत बड़े क्षेत्र में आगे अनुसंधान नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? कर सकता है? नहीं कर सकता। बहुत बड़े क्षेत्र में आगे अनुसंधान, छोटे मोटे गांव में, 2-4 गांव में, है ना, कर सकता है,
एक चलो एक ब्लॉक को मान लीजिए, एक ब्लॉक में भी कर सकता है, रोज एक गांव में जाएगा, ब्लॉक के गांव घूम लेगा, 100% जितने भी होंगे तो कर सकता है, व्यक्तिगत अनुसंधान कर सकता है। लेकिन मैं कहूँ कि उत्तराखंड तो उत्तराखंड तो और बड़ा होगा, मैं कहूँ इंडिया तो पूरी उम्र निकल जाएगी और संगठन नहीं हो पाएगा, समझ गए ना। और अगर हम ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक कुछ छोटा मोटा थोड़ा है, पूरे ब्लॉक में घूमने के लिए आपको कैसे जाएंगे, पैदल या फिर बाइक वगैरह या कुछ अन्य साधन, तो उसमें जाने आने का और फिर वहाँ पे खाने पीने का रास्ते में बहुत खर्च हो जाएगा आपका ना, स्टेशनरी बहुत यूज हो जाएगी। तो इस प्रकार व्यक्तिगत जो यानी प्रत्यक्ष जो अनुसंधान है ये बहुत ही कठिन होगा, और इसको राज्य का संगठित स्ट्रक्चर यानी संगठन ही इसको एकत्रित करा सकता है, ठीक है। जैसे मतदाताओं की सूचनाएं हैं, तो मतदाताओं की सूचना को एक व्यक्ति एकत्रित नहीं कर सकता, बात समझ में आ रही है। तो प्राथमिक समंक किसे कहते हैं, प्राथमिक समंकों की क्या विशेषताएं होती हैं, प्राथमिक समंकों की यानी जो विशेषताएं हैं उनको तो आप लिखेंगे ही, है ना। इसी प्रकार द्वितीयक समंक मैंने बताया, ये वो समंक है जो पहले से इकट्ठे हुए थे, केवल आपको उस व्यक्ति या संस्था के पास जाना है और उससे वो समंक प्राप्त कर लेना है, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, द्वितीयक समंक। अब जैसे बैंक होते हैं, जैसे रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक आंकड़ों का संग्रह करता है, आप जाइए, आपको मुद्रा से संबंधित, साख से संबंधित, है ना, बैंकों के डिपॉजिट से संबंधित और कई अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दरों से, विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित आंकड़े चाहिए तो आपको रिजर्व बैंक के पास पहले से एकत्रित है, आप आंकड़े ले सकते हैं। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, केवल जाना है और आंकड़े प्राप्त करने हैं। जैसे हम दुकान पे गए, सामान खरीद और आ गए, ऐसे द्वितीयक आंकड़े, समझ गए ना। तो प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़ों में क्या अंतर है भाई। पहली बात, प्राथमिक समंक मौलिक होते हैं, पहली बार इकट्ठे किए गए। द्वितीयक समंक जो है मौलिक नहीं होते। प्राथमिक समंकों के संग्रहण में काफी खर्च करना पड़ता है, समय, धन, परिश्रम ज्यादा लगाना पड़ता है, लेकिन द्वितीयक समंकों को संग्रहित करने में हमें ज्यादा खर्च भी नहीं करना पड़ता। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले, ठीक है। पढ़ाए हैं या नहीं पढ़ाए, जरा बोलो, पढ़ाए हैं, सच, झूठ तो नहीं बोल रहा, ठीक है। उसके बाद चलिए, समावेशी विधि पढ़ाई है या नहीं, पढ़ाई है। अपवर्ती रीति पढ़ाई है कि नहीं, पढ़ाई है। आंकड़ों के संग्रहण की अपवर्ती रीति और समावेशी रीति पढ़ाया है ना। इसके अलावा ये तो आपको अपने बता दिया, ये आएगा एग्जाम में, से कम से अधिक बताया नहीं, बताया, यानी संचयी आवृत्ति यानी वर्ग बनाना बताया नहीं, बताया। विविध प्रकार के जो रेखा चित्र है बताया नहीं, बिंदु रेखे प्रदर्शन, दंड बारग्राम बताया नहीं, बताया, बताया, ये सब आएगा। यानी आंकड़ों का संग्रह, टेलीचिन लगाना बताया, टेलीचिन के अनुसार टेलीचिन लगाते हैं, आपको परास बताया, परास, परास का सूत्र बताया, परास का सूत्र क्या होता है, परास का सूत्र, परास को इंग्लिश में आर कहते हैं। आर बराबर होता है एल प्लस एस, एल माइनस एस, ये परास होगा। एल सबसे लार्जेस्ट नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है। किसी समंक माला में बहुत सारे अंक लिखते हैं, सबसे बड़ा अंक जो है वो लार्जेस्ट नंबर, ये स्मॉलेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलेस्ट नंबर को घटाएंगे तो जो आएगा परास क्या रहेगा। जैसे यहाँ पर बहुत सारे अंक लिखे हैं, यहीं पर लिखा है 99, और आगे चलते हैं तो यहाँ लिखा है 1, ये सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, तो यहाँ पर 99 माइनस 1 बराबर, इसको परास को हम क्या कहते हैं, रेंज, अंग्रेजी में तो रेंज कहेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में कहेंगे परास, विस्तार और प्रसार, 3 शब्द है, कोई सभी एक आ जाएगा एग्जाम में। अब
तुम कहोगे विस्तार तो पढ़ाया था, उसने विस्तार नहीं पढ़ाया। विस्तार तो पढ़ाया था, परास नहीं पढ़ाया। और यानी परास तो पढ़ाया था, विस्तार नहीं पढ़ाया। भैया तीनों एक है, अंग्रेजी में तीनों को जैसे मून है ना, चंद्रमा, चांद, राकेश, निशापति, पता नहीं कितने नाम से तो अंग्रेजी में एक है, हिंदी में तीन पढ़ाई होती है। ये तो हो गया परास। परास का सूत्र बता दिया, R बराबर L माइनस एस, ये आएगा एकदम। परास का गुणांक पढ़ाया नहीं पढ़ाया ये, अब नहीं पढ़ना चाहते, मैं क्या करूं भाई। देखिए R माइनस सॉरी परास का गुणांक C ऑफ R यानी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, ये बराबर होता है L माइनस एस बटे L प्लस एस, ये सूत्र है इसका। ठीक है, यहाँ पे 99 माइनस 1 बटे 99 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 99 है ना, तो यहाँ पे 99 है ना ये, तो यहाँ पे 98 होगा ना। ठीक है, तो 98 बटे 100। अब 100 को 98 से भाग करोगे तो आएगा 0.98, ये परास का गुणांक। ठीक है, बताया था ये, क्या बताना पढ़ाया नहीं पढ़ाया। अच्छा चलिए इसको भी मिटा देते हैं। आज मैं बहुत विस्तार से आपके पूरे सब बच्चों का जो है मैंने बहुत टाइम पर बात किया है, चुनाव के कारण हुआ है ना। चुनाव में 13 दिसंबर से ड्यूटी की है मैंने और 17 फरवरी तक कंटिन्यू ड्यूटी की है। ठीक है, इसलिए आपका बहुत लंबे समय, आप सबको वैक्सीन लग गया ना, तो कोई परेशानी नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, है ना। मुझे तो डर लगता है भाई, कोरोना जो है ना, हेलो क्लास में अनावश्यक कोई ना शोर मचाए, क्योंकि फिर वो समझ में नहीं आएगा आपको, है। तो मतलब यह है कि कोरोना भी गया नहीं है, जिंदा है, और हमें अपनी सुरक्षा अपने आप करनी है। ठीक है, तो आप सब बच्चे जो हैं अपने आप को सुरक्षित रखें। ठीक है, मुझे ये आदत है, ये लगाने की बहुत बुरी आदत है, लगाते ही रहता हूँ, हमेशा लगाते रहता हूँ, तो मालूम नहीं कभी क्लास में आया कभी हटाया नहीं है, आज पहली बार हटाया हुआ है। ठीक है ना, ठीक। अब समांतर माध्य की बात कर लें। आप लोग के टेलीचिन तो आप लगा ही लेंगे ना, बताया था ना। टेलीचिन वो उपकरणों वाला है ना, एक परिवार में है ना 45 परिवारों में 45 परिवार में उपकरण, यानी जो प्रतिदिन उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है उनकी संख्या नीचे दी गई है ना। और टेलीचिन लगा के उस क्वेश्चन को हल करना बताया था। उस क्वेश्चन को एग्जाम के लिए बहुत अच्छी करके याद कर लीजिए, वो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, और टेलीचिन के जो अन्य क्वेश्चन हैं, जैसे ये वर्गांतर दे रखा है 0 से 10, ये बनाएंगे कैसे। पहले तो यहाँ पे अंक लिखा होगा बहुत सारे, है ना। उन अंकों को जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 से, इतना ही लिख रहा हूं। ये वर्गांतर है, ये कौन है, वर्गांतर दिए हुए। यहां अगर समावेशी विधि से अपनाएंगे अपवर्तीय रीति, तो अपवर्तीय रीति में 0 से 9.9 तक के सारे पद यहाँ आएंगे, 10 नहीं आएगा, 10 इसमें आएगा। ऐसे 10 से 10 इसमें आएगा और 19 तक यहाँ आएंगे। यहाँ कितना आएगा 20 से 29 तक, ये सारे पद इसमें आएंगे। अब मान लो कोई पद 27 है, कहाँ आएगा बताइए, कहाँ आएगा ये 27, 20 से 30 में एक टेलीचिन लगा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे लिखिएगा टेलीचिन, टेलीचिन, इसको कहते हैं टेलीसाइड।
ये तो एन हो गया, इसको लिखेंगे टी एस यानी साइन, ठीक है। आगे अब मान लो अगर 9 है तो कहाँ आएगा, 0 से तो नीचे लगा दिया। अगर मान लीजिए 12 है तो कहाँ आएगा, 10 से 20। अगर मान लीजिए 21 है कहाँ आएगा, 20 से 40 इसमें आ जाएगा। अगर मान लीजिए 34 है 40 में आ जाएगा। अगर मान लीजिए 40 है कौन सी में आएगा, तो ये 40 तो लगाने आते हैं आपको, तो ऐसे मतलब कुछ बहुत सारे आंसर दे रखे होंगे और आज से कहा गया होगा कि 7 का वर्गांतर लीजिए या 5 का वर्गांतर लीजिए या 10 का वर्गांतर। अब इसमें कितना अंतर है, ये L1 है ये L2 है, दो वर्गों का अंतर वर्गांतर कहलाता है। L2 माइनस L1 ये बराबर हो जाएगा कितना, 10 माइनस 0 बराबर 10, 10 वर्गांतर है। अगर कोई वर्गांतर है 0 से 7 या 7 से 14 तो इसमें कितना है, 14 माइनस 7 बराबर 7 और 7 माइनस 0 बराबर 7, तो यहाँ 7 का वर्गांतर है। वर्गांतर हम जैसे होते क्लास इंटरवल बोलते हैं इंग्लिश में। तो आपसे कहा जाए कि 7 का वर्गांतर, 9 का वर्गांतर या 10 का वर्गांतर लेकर निम्नांकित आंकड़ों को है ना वारंवारता वितरण तैयार कीजिए। तो बड़ा इजी है, इनको चैनिंग को गिन के यहाँ पे आवृत्ति लिखना है, आवृत्ति है ना या वारंवारता है ना, वारंवारता। अब इसके मान लीजिए इसमें हमने 5 चिन्ह लगा दिए, इसमें 4 लगा दिए, इसमें 5 और 4 9 लगा दिए, इसमें 3 लगा दिए, इसमें 2 लगा दिए, इसमें 1 लगा दिए, 1 2 3 ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। अभी क्या होती है, 5 4 9 3 2 1 बन गया, बन गया ना। अगर से अधिक बनाना तो क्या करेंगे, है ना, से अधिक, 0 से अधिक, 10 से अधिक, 20 से अधिक, तो यहाँ पे ये वाली सीमा मिटा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे से अधिक। आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, नीचे से संचय करेंगे, 1 2 3 3 6 9 15 4 19 और 5 24। अब से अधिक में यानी कि 0 से अधिक, अधिक, ठीक है। और उसके बाद 10 से अधिक, 20 से अधिक, 30 से अधिक, 40 से अधिक और 50 से अधिक। तो ये तो वारंवारता, ये वर्गांतर आ जाएंगे और आवृत्ति वो लिखी है 0 से अधिक 24 है, 19 फिर कितना है, 15 फिर कितना है, 6 बन गया। से अधिक बन गया ना, नीचे से संचय किया ना, ये क्या है, से अधिक, ये वर्गांतर है और ये आवृत्ति है जो लिखा है वह F। आगे आया या नहीं है। अब से कम में क्या होता है, उच्च सीमा के सामने लिखी गई से कम और आवृत्ति ऊपर से होगी। यहाँ क्या लिखेंगे, 10 से कम, ठीक है, और फिर 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम है। और यहाँ पे क्या होगा, 5 4 9 दूनी 18 3 21 और 2 तो भाई 5 4 9 9 दूनी 18 21 3 ही है ना, 21 और 2 23 और 1 24। तो ये वाली आवृत्ति लिखी है उनके साथ, से कम में ये वाली और से अधिक में ये वाली। समझ में आ गया, तो बनाना सीखा है। किसी वारंवारता बंटन का त्वरण चित्र बना सकते हैं, संचय वारंवारता वक्र बना सकते हैं, जैसे कि यही है। कौन है ये, यहाँ 0 हो गया, 10 20 30 40 50 60
ठीक है, 0 से 10 के बराबर का 5 है, सबसे अधिक 24 हो गई, तो 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, कौन है ये लड़की, कौन है? अब ये बन गया। अब ये जो आवृत्तियां हैं इनको लगा लीजिए। 0 से 10 कितना 5 है ना, ये आ जाएगा पहला बिंदु, फिर 9 है ना, तो ये आ जाएगा 9 दूसरा बिंदु, फिर 18 है ना, 15 3 18, 1 2 3 4 5, तो 3 ये हो गया, 1 2 3। ठीक है, तो ये बिंदु आ जाएगा। फिर कितना 21, तो इसको ऊपर कीजिए, 20 और 1 21। ठीक है, फिर कितना है 23, तो 21 22 23। ये देखा हमसे तिरछा हो जाए, आपसे ना हो। उसके बाद कितना है 24, तो एक ही तो फालतू है, ये यहाँ पर थोड़ा तिरछा हो गया ना, ये इस तरीके से बनाना है, ये बिंदु आएगा। उसके बाद 24 तो एक और ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे ऐसे। तो ये संचय वारंवारता वक्र आ गया। इसको हम त्वरण वक्र भी कहते हैं, त्वरण वक्र है ना। तो ये हमने यहाँ तक आपको पढ़ा दिया।